तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2023-24 की भौतिक सत्यापन की प्रोसेस है वो शुरू हो रखी है। तो जांच दल के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में क्या भरा जाएगा और जो जांच दल है उनको निरीक्षण प्रतिवेदन है वो किस प्रकार भरना है। तो इस वीडियो में मैं आपको निरीक्षण प्रतिवेदन या सत्यापन प्रतिवेदन को भर के दिखाऊंगा और इसके साथ साथ इसकी खास बातें वो भी बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है हमारे जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं जो इस बार आरटी के भौतिक सत्यापन की जांच करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी खास होने वाली है और स्कूल जो साथी हैं उनके लिए तो वैसे भी खास होने वाली है। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों निरीक्षण प्रतिवेदन को लेकर ये जानकारी मैं आपको थोड़ी देरी से जरूर दे रहा हूं जिसका मुझे खेद है। हालांकि आरटी भौतिक सत्यापन के नियमों के बारे में मैं पहले ही जानकारी है वो दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी बताई है कि किस तरह से एक जांच दल है वो स्कूल में आता है और किस तरह से है वो जांच करता है, स्कूल वालों को है किस तरह से दस्तावेज तैयार करने वगैरह वगैरह। हालांकि देखिए जो निरीक्षण प्रतिवेदन की जानकारी देरी का एक ये भी कारण है, हालांकि मैं देना नहीं चाह रहा था लेकिन इन दिनों में क्या करूं, बहुत सारे हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल साथी हैं जो जांच दल के लिए जा रहे हैं या फिर जांच के लिए जा रहे हैं तो बार बार मेरे पास इतने मैसेज करें कि राजगुरु जी थोड़ा सा हमें और डिटेल से वो बताएगा कि किस तरह से हमें जांच करना है, किस तरह से जो प्रतिवेदन वगैरह वगैरह वो हमें भरना है। तो चलिए उनकी कॉल रिक्वेस्ट पे है ये वीडियो मैं बना रहा हूं और इसके बाद हम सीधा चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पर और वहां पर अपन निरीक्षण प्रतिवेदन के बारे में डिटेल से बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर और यहां पे मैंने निरीक्षण प्रतिवेदन या फिर सत्यापन प्रतिवेदन को ओपन कर लिया। ये सत्यापन प्रतिवेदन का भाग नंबर 2 है। देखिए सीधे इसकी शुरुआत है वो भाग नंबर 2 से शुरू हुई है। अगर आपको भाग नंबर 1 के बारे में पता है कि वो कहां है तो मुझे कमेंट करके वो जरूर बताएगा। अब इसी सत्यापन प्रतिवेदन के शुरुआती 3 पेज के अंदर इसके दिशा निर्देश दिए गए, यानी नियमों की जानकारी दी गई है कि एक जांच दल को संबंधित स्कूल में किस प्रकार जांच करनी है, किस आधार पर जांच करनी है, क्या क्या जांच करनी है। आशा रखता हूं जो भी जांच दल के सदस्य हैं उन्होंने इन नियमों का अध्ययन वो जरूर कर लिए होंगे। मैं यहाँ पे है इन नियमों के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा लेकिन जो खास खास बातें वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए यहाँ पे बिंदु संख्या 1.1 में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ कि ये जो निरीक्षण प्रतिवेदन है इसकी 2 प्रतियों में आपको प्रिंट आउट लेना, दोनों को आपको अलग अलग भरना है लेकिन जानकारी आपको एक समान भरना है। एक प्रति स्कूल में देना है, दूसरी संबंधित डीओ ऑफिस में आपको जमा कराना है और सुरक्षा की दृष्टि से एक फोटो प्रति है जो जांच दल है अपने पास भविष्य के लिए रख सकता है। अब देखिए फिलहाल यहाँ पे आरटी के बच्चों का भौतिक जांच यहाँ पे हो रही, लेकिन इसी के साथ साथ आपको इंदिरा शक्ति पुनर्भरण योजना, मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना के तहत अध्ययन करने वाले बालक बालिकाओं की आपको जांच करनी होगी। जांच दल के साथियों को मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसे बालक बालिकाएं जो कक्षा 1 से लेके 8 तक आरटी के तहत पढ़ चुके हैं, अब वो आगे भी यानी कक्षा 9 से लेके 12 तक भी बिल्कुल फ्री में अध्ययन करेंगे प्राइवेट स्कूल में। तो इसको लेकर राजस्थान सरकार के द्वारा 2 योजनाएं की शुरुआत की गई थी। तो एक योजना का नाम है इंदिरा शक्ति पुनर्भरण योजना जो कि बालिकाओं के लिए है और दूसरी योजना है मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना जो कि लड़कों के लिए। तो ये जो इंदिरा शक्ति पुनर्भरण योजना है इसके फिलहाल यहाँ पे ये दूसरा सेशन है और लड़कों के लिए ये पहला सेशन है और इसके बारे में यहाँ पे बिंदु 1.2 में पूरी जानकारी दे रखी है, आप आराम से वो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जांच दल को मैं कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे अपने प्राइवेट स्कूल का जो पीएसपी पोर्टल होता है यहाँ पे सभी बालक बालिकाओं का आधार का प्रमाणीकरण करना होता है जिस प्रकार से आप शाला दर्पण पोर्टल पे करते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पोर्टल की टेक्निकल इशू हो सकता है या स्कूल साथियों की गलती हो सकती है, उस वजह से वो आधार का प्रमाणीकरण नहीं कर पाते। तो ऐसे अगर कोई बालक बालिकाएं हैं तो उन बालक बालिकाओं का जो आधार की प्रति लेके आपको जांच करनी है और उसको आपको वेरीफाई करना है। स्कूल साथियों को मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा यदि ऐसे बालक बालिकाएं हैं जिनका आपने पहले प्रमाणीकरण नहीं किया, जांच दल आ गया, रिपोर्ट आपको सौंप गया, तो जांच दल की जो रिपोर्ट ऑनलाइन करने से पहले, डाटा लॉक करने से पहले सभी जो स्टूडेंट के हैं आधार है वेरिफिकेशन आपको जरूर है वो करना चाहिए। आप नॉन आरटी के करो या नहीं करो लेकिन आरटी वालों को आपको जरूर करना चाहिए, अन्यथा बाद में आपके सामने समस्या आ सकती है। इसके अलावा जांच दल के सदस्यों को मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे देखिए बालक बालिका की जो एज है उसका भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। नियमों में यहाँ पे एज की जानकारी दी गई है कि कौन सी क्लास के अंदर है कितनी बालक बालिका की एज होनी चाहिए।
एज की जो गणना है वो 31 मार्च 2023 को आधार मानते हुए की जाएगी। तो ये नियम है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इनको लेके यदि कोई आपके सवाल है, कोई क्वेरी है, कंफ्यूज है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं। और इन दिनों में भैया काफी सारे हमारे जो सरकारी टीचर्स आती हैं जो जांच दल के लिए जा रहे हैं, लगातार भैया इतने सवाल पूछ रहे हैं मेरे से, बस आप पूछो मत। यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूज है तो जरूर शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए, ये जो सत्यापन प्रतिवेदन है इसका भाग नंबर 3 यहां से शुरू हो जाता है, और इसी भाग नंबर 3 के अंदर है जो भी हमारे जांच दल के सदस्य हैं उनको यहां पे जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले तो यहां पे देखिए, जो भी जांच दल है वो अपने बारे में जानकारी भरेंगे। 2 सदस्य आएंगे, एक अध्यक्ष होगा, एक सामान्य सदस्य होगा, कि उसका नाम क्या है, पद क्या है, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह आराम से यहां पे भर लोगे। इसके बाद यहां पे संबंधित स्कूल की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि मैंने यहां पे इसको हाइड कर रखा है फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण, ठीक है। आराम से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक पोर्टल से प्रिंटेड होके आती है, इसमें आप कोई भी छेड़खानी कर भी नहीं सकते। चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पे मैं नीचे आता हूं सीधा, और यहां पे देखिए जो रिपोर्ट की शुरुआत होती है वो बिंदु संख्या 7 से होती है। तो बिंदु संख्या 7 के अंदर संबंधित स्कूल के जितने भी बालक बालिकाएं हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जो आरटी के हैं और नॉन आरटी के हैं, तो उनकी उपस्थिति आपको यहां पे दर्ज करनी है। अब जिस दिन आप यहां पे देखिए भौतिक जांच के लिए जाते हो, उसी दिन कितनी यहां पे उपस्थिति हुई है वो उपस्थिति आपको यहां पे दर्ज करनी है, न कि जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसको देख के। जिस दिन आपको बालक बालिकाएं क्लास में उपस्थित मिले उन सभी की उपस्थिति आपको यहां पे दर्ज करनी है। तो यहां पे देखिए पहले से ही इस रिपोर्ट के अंदर है या निरीक्षण प्रतिवेदन के अंदर आपको संबंधित क्लास की स्टूडेंट की संख्या आपको यहां पे दिखाई देगी, तो उस आधार पे है आपको यहां पे संख्या दर्ज कर देनी। जैसे कि मैंने यहां पे रेड कलर में है आपको करके है वो दिखाया। जैसे इस क्लास में 8 छात्र हैं तो यहां पे 8 ही उपस्थित है, और 6 छात्र हैं तो 6 उपस्थित है। अगर इनकी संख्या कम है तो आप कम है आपको करनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट हैं, इस प्रकार से आपको इनकी अटेंडेंस है वो फिल करनी है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए पॉइंट नंबर 8 के अंदर विद्यालय में निःशुल्क 25% सीटों पर अध्ययनरत बालकों का सत्यापन, और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखिए पॉइंट नंबर 8.1 के अंदर बालकों की पात्रता के बारे में सामान्य यहां पे जानकारी दी गई है कि किस प्रकार के बालक है, कैचमेंट एरिया के निवासी हैं या नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहां पे 8.2 में यहां पे लिखा गया बालकों की अपात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य नहीं होने के कारण, तो यहां पे देखिए आपको अयोग्यता के कोड मिलेंगे। ये कोड आपको आगे वो भरना है, ठीक है। अब ये कोड किन किन बालकों पे लागू होंगे, तो यहां पे देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे हम यहां पे मान लेते हैं कि ये जो कोड नंबर 11 है जो कि बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह का नहीं है, तो यहां पे देखिए ये वर्तमान सत्र के लिए लागू होगा, लेकिन जो पूर्व सत्र में बालक बालिकाओं का आरटी के तहत प्रवेश हो चुका है उन पे ये लागू नहीं होगा। तो यहां पे कुछ कोड ऐसे हैं जो केवल इसी सेशन के लिए लागू होंगे, और कुछ कोड ऐसे हैं जो पुराने बालक बालिकाओं के लिए भी लागू होंगे। तो यहां पे देखिए कुछ में यहां पे लिखा हुआ है, देखिए लागू है, ठीक है। देखिए इस तरह से बालक की मृत्यु हो गई है तो यहां पे देखिए लागू इस तरह से है ना। तो ये कोड दी गई है, ये कोड को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब यहां पे देखिए ये जो कोड है आपको पॉइंट नंबर 8.31 पॉइंट में आपको यहां पे भरना है, ठीक है। यहां पे संबंधित आरटी वाले जो बालक हैं उनकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पे देखिए आपको कॉलम मिल रहा है अयोग्य और योग्य, तो यहां पे देखिए जो बालक है उसके आगे आपको योग्य या फिर अयोग्य लिखना है। अगर वो योग्य है तो आपको या तो योग्य लिखना है या फिर अयोग्य लिखना है इस कॉलम के अंदर। तो अब यदि आप किसी बालक के आगे अयोग्य लिखते हो, अब उसके बाद उसी कॉलम के आगे आपको उस अयोग्यता का कोड आपको यहां पे लिखना पड़ेगा जो कि ऊपर दिया गया है, ठीक है। और यहां पे देखिए स्टार मार्क लगा के यहां पे लिखा हुआ है सीबीओ द्वारा प्रमाणित। जिन बालकों के नाम के आगे डबल स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है उन बालक बालिकाओं का जो दस्तावेज का प्रमाणीकरण किया है या वेरिफिकेशन किया गया है वो सीबीओ के द्वारा किया गया है। तो ये जो अयोग्यता का कोड है केवल उसी बालक को आपको लिखना जो आप यहां पे उसे अयोग्य घोषित करते हो। तो सभी बालकों की लिस्ट आपको यहां पे इस तरह से वो दिखाई देगी। चलिए हम आगे चलते हैं, और इसके बाद यहां पे देखिए पॉइंट नंबर 8.3.2 में निःशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालकों की संख्या प्रविष्ट करें। तो टोटल यहां पे आरटी वाले बालकों की संख्या आपको लिखनी है रिपोर्ट के मुताबिक। तो इस रिपोर्ट में यहां पे देखिए 69 स्टूडेंट है, तो यहां पे 69 आ गए। अब इनमें से योग्य आपने कितने किए वो संख्या लिखनी है, और अयोग्य आपने कितने किए वो संख्या आपको यहां पे लिखनी है। इसके बाद यहां पे देखिए पॉइंट नंबर 8.33 में यहां पे लिखा हुआ इंदिरा महिला शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत पात्रता जांच। तो यहां पे जो बालिकाएं फिलहाल इस योजना के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं में अध्ययनरत हैं तो उनकी लिस्ट आपको यहां पे दिखाई देगी, ठीक है। अब यदि वो योग्य है तो आपको यहां पे योग्य लिखना है, और अयोग्य है तो आपको यहां पे अयोग्य लिखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां पे
इसके बाद इसी तरह से यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री फीस पुनर्भरण योजना के तहत पात्र जांच, तो यहाँ पे लड़कों वाली नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़कों की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी, आराम से वो भर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 8.4 के अंदर 75% सीटों पर अध्ययन बालकों की सूची। तो यहाँ पे कक्षा 1 से लेके 12वीं तक जितने भी बालक बालिकाएं हैं जो कि नॉन आरटी के, उन सभी की यहाँ पे है आपको रिपोर्ट है वो दर्ज करनी है। क्या वो फिलहाल इस स्कूल में अध्ययनरत है या नहीं, तो आपको यहाँ पे केवल हाँ और ना में जवाब देना, हाँ और ना में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, एक बार मैं पीछे चलता हूं अयोग्यता वाले कोड के अंदर, अन्यथा बाद में मैं यहाँ पे है शायद भूल जाऊं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 14 के अंदर, ये आपके लिए जरूरी है, चाहे वो आरटी का बच्चा हो या फिर वो इंदिरा महिला शक्ति का हो या मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना का हो, ये सबके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके वो दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा कि वर्तमान में बालक के अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, केवल सामान्य ओबीसी एसबीसी के सत्र 2015-16 या पूर्व के सत्रों में प्रवेशित बालकों पर लागू। सत्र 2017-18 से प्रवेशित बालक बालिकाओं के लिए वार्षिक आय की ये सीमा 2.5 लाख रुपए के स्थान पर 1 लाख रुपए वार्षिक है। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात, और यहाँ पे ये विरोधाभास की स्थिति है। नियम ये बोलता है कि यहाँ पे देखिए जो एससी और एसटी के जो बालक बालिका हैं उनको यहाँ पे देखिए आय प्रमाण पत्र है वो लागू नहीं होता है, क्योंकि वो तो उनकी जो कास्ट है उसी के आधार पर उनका इस योजना के तहत वो प्रवेश होता है। लेकिन ऐसे बालक बालिकाएं जो जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी और एसबीसी कैटेगरी से हैं और उनके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम है, तो ऐसे बालक बालिकाओं का आरटी के तहत है प्रवेश दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो 2.5 लाख वाले नियम है वो सेशन 2015-16 या इससे पूर्व के सेशन तक ही लागू होगा, लेकिन 2017-18 के बाद है ये 2.5 लाख के बजाय है ये आय की सीमा कितनी कर दी, 1 लाख रुपए कर दी। अब ये विरोधाभास की स्थिति क्या है मैं आपको बता देता हूं, और यहां पर मैं एक बार जो पुराने नियम है वो ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि इसी सेशन में इनके द्वारा वो जारी किए गए हैं। आप यहां पे देख सकते हो सेशन 2023-24, और यहां पे देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम, ये नियम बताए गए, आप भी पढ़ लेना। और इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है पिछड़े वर्ग या विशेष पिछड़े वर्ग ऐसे बालक जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए है उससे अधिक नहीं हो, तो ऐसे बालक बालिकाएं हैं वो आरटी के तहत हैं प्रवेश ले सकते हैं नियमानुसार। लेकिन भैया ये क्या, यहाँ पे तो ये 2.5 लाख बता रहा है जो कि इसी सेशन में बता रहा है, और भैया ये अपना जो निरीक्षण प्रतिवेदन है इसमें ये बोल रहा है कि भैया 17-18 के बाद तो ये नियम ही खत्म हो गया। अब ये विरोधाभास की स्थिति है, ठीक है। तो इसके लिए भैया संबंधित डिपार्टमेंट से है आपको है वेरीफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये विरोधाभास की स्थिति लगती है। नियम तो यही है, ये 1 लाख का तो भैया देखिए मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन यहाँ पे दिशा निर्देश के अंदर है बिल्कुल साफ साफ कहा गया है, तो अपने स्तर पे है इसकी जांच है वो कर लीजिएगा। अब इसके अलावा इसको लेके एक सबसे बड़ी समस्या है, काफी सारे अभिभावक के सामने भी आती है, कुछ साथियों के मेरे बार बार मैसेज भी आते हैं कि पहले मेरे परिवार की जो वार्षिक आय वो 2.5 लाख से कम थी और हमारे बालक बालिका का आरटी के तहत है वो प्रवेश हो चुका था, लेकिन अब हम हमारे परिवार का कोई भी सदस्य है, कोई सरकारी नौकरी लग गया या फिर उनकी आय हो 2.5 लाख से ज्यादा हो गई, तो अब क्या करें। तो भैया देखिए यहाँ पे हमारे जो भी जांच दल के सदस्य हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, सभी बालक बालिकाओं के, चाहे वो पुराने बालक हो, चाहे वो इस साल के बालक हो जिनका इस साल प्रवेश हुआ है, चाहे वो इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के अंदर हो या फिर बालक पुनर्भरण योजना के अंदर हो, सभी का आपको इनकम जो प्रमाण पत्र है वो आपको लेना पड़ेगा। और यहां पे देखिए जो पुराने बालक बालिकाएं उनका तो लेटेस्ट आपको लेना है, और इस साल के जो बालक बालिकाएं हैं उनका जो इनकम सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे देखिए जिस दिन रिपोर्टिंग की थी रिपोर्टिंग का पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। चलिए आशा रखता हूं कि ये बात आप समझ गए। अगर यहाँ पे आय बढ़ जाती है 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो ऐसे बालक बालिकाओं का प्रवेश है आपको निरस्त वो करना चाहिए, क्योंकि मेरे देखने में ऐसा है कि हमारे जो जांच दल के सदस्य होते हैं उनको पता नहीं होता है और वो वेरीफाई कर दे जाते हैं और बाद में डिपार्टमेंट के द्वारा है ऑब्जेक्शन लगाया जाता है और फीस वापस ले ली जाती है। तो इसका खास तौर पे वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बालकों की रिपोर्ट है, यहाँ पे आपको हाँ नाम में है वो जवाब देना है कि भाई ये अध्ययनरत है या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं पर यहाँ पे, और इसको आप आराम से वो अध्ययन कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे शेष 75% छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का विवरण, तो यहाँ पे आपको फीस है वो देखनी है। तो फीस की जांच आपको करनी है कि संबंधित स्कूल के अंदर नियमानुसार फीस समिति का गठन हुआ या नहीं हुआ, और फीस समिति के द्वारा जो भी फीस निर्धारित की गई है वो फीस आपको यहाँ पे लिखनी है। संबंधित रजिस्टर का आपको यहाँ पे अध्ययन करना चाहिए और पोर्टल पर भी आपको चेक करना चाहिए कि पोर्टल पे उनकी फीस इस सेशन की चढ़ी हुई नहीं है। वैसे तो देखिए यहाँ पे सेशन 2-3 की यहाँ पे आ चुकी है,
इसी के अनुसार। तो यहाँ पे सेशन 2023-24 की भी आपको यहाँ पे लिखनी है। यदि ये एक समान है तो आपको एक समान लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे संबंधित स्कूल के द्वारा फीस समिति का गठन किया जाता है, फिर फीस निर्धारित की जाती है, और जो फीस निर्धारित की जाती है वो अगले 3 साल के लिए है, वो मान्य होती है। तो इसको आपको थोड़ा सा गौर से वो देख लेना है। और संबंधित स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने फीस समिति का नियमानुसार गठन नहीं कर रखा है, रजिस्टर में कार्रवाई नहीं कर रखा है, तो इसके लिए हमारी पीडीएफ फाइल का आप अध्ययन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे बिंदु संख्या 10 में लिखा गया है कि यहाँ पे जो भी निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों से विद्यालय में किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है, तो हाँ ना में जवाब देना है। तो मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं, तो हाँ ना में आपको यहाँ पे जवाब देना है, लेकिन इसको भी आपको थोड़ा सा जांच कर लेनी है। जो भी हमारे जांच दल के सदस्य उनको मैं कहना चाहूंगा, जिन भी बच्चों की आप जांच कर रहे हो, तो एक बार क्लास में जाके उसका वेरिफिकेशन आपको जरूर करना चाहिए। जो स्टूडेंट आज के दिन अनुपस्थित है यानी आया नहीं है, तो संबंधित अभिभावक से फोन कॉल के द्वारा है आपको इसको वेरीफाई करना चाहिए कि वाकई में ये जो बच्चा है वो आरटी के तहत इस स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या फिर आरटी के तहत पढ़ रहा है तो क्या स्कूल वाले इनसे फीस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी आपको वेरीफाई करना है। ठीक है। देखने में आया कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल साथी हैं जो आरटी के तहत बालक बालिकाएं पढ़ रहे हैं, फिर भी अभिभावकों से है पैसे लिए जा रहे हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है। तो ऐसे जो हमारे प्राइवेट स्कूल साथी उनको मैं कतई सपोर्ट नहीं करता हूं। तो ऐसे अगर वो फीस ले रहे हैं तो उनपे है संबंधित जो जांच दल है वो कार्रवाई करें। ठीक है। चलिए, इसके बाद कुछ बेसिक सी जानकारी है, आप आराम से पढ़ोगे तो आसानी से है वो आपको है वो समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये तो देखिए रिपोर्ट होगी आपकी। रिपोर्ट पूरी भरने के बाद है यहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, अपनी मोहर लगानी है। और इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी है तो संबंधित पेज के ऊपर, यानी जो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई जानकारी नहीं पूछी गई है, फिर भी आप अपनी टिप्पणी लिखना चाहते हैं, तो जो भी टिप्पणी जिस प्रकार की है, ठीक है, जैसे आरटी वाले बच्चों की संख्या को लेके है, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई संख्या गलत है, हालांकि बालकों की संख्या है वो ज्यादा है, लेकिन इस निरीक्षण प्रतिवेदन में संख्या कम आ रही है, तो ऐसे में यहाँ पे आपको राउंड करना है और सही क्या है वो लिखना है। फिर यहाँ पे नीचे नोट लगा के आपको लिख देना है कि इस क्लास के अंदर है एक्चुअल में इतने बालक बालिकाएं हैं, लेकिन पोर्टल पे है या जो निरीक्षण प्रतिवेदन में इनकी संख्या कम है वो नजर आ रही है। तो इस तरह की जो भी आप टिप्पणी लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको आरटी वाले स्टूडेंट का भौतिक सत्यापन करना है और निरीक्षण प्रतिवेदन आपको भरना है। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। निरीक्षण प्रतिवेदन को लेके यदि आपके और कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपनी समस्या वो शेयर कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।